टैंक के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1946 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फैमिली बीच किनारे अपने कैबिन में रहा करती थी। उस फैमिली में थे एक कपल और उनके 2 बच्चे। रात को जब वो फैमिली सो रही होती है तो उनके पानी के टैंक के अंदर से कुछ आवाज आती है और औरत का पति अंदर लालटेन लेकर जाता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो क्रीचर उसे दबोच लेता है जिसकी हम आवाज सुन पाते हैं और उसके बाद वो बंदा टैंक से बाहर नहीं आता। उसके बाद कहानी कुछ साल बाद 1978 की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम होते हैं जूल्स और बेन, और ये दोनों एक पेट शॉप चलाया करते थे। इनकी एक छोटी बेटी थी रिया जो कि इनकी मदद करती थी शॉप में, और वहाँ पे कई सारे एनिमल्स थे जिन्हें वो लोग बेचा करते थे। जब वो लोग शॉप क्लोज कर देते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उनके शॉप में आता है जो कि बेन से मिलने आया था। वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वो एक वकील है और वो यहाँ पर आया है उसे उसकी माँ के बारे में बताने के लिए। बेन उसे बताता है कुछ महीने पहले उसकी माँ गुजर चुकी है, तो वकील उससे कहता है कि उसे पता है और तभी वो यहाँ पर आया है। वो उसे उसके परिवार के कुछ राज के बारे में बताना चाहता है जो उसकी माँ ने उससे हमेशा छुपा के रखा था। जूल्स और बेन सुन के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या राज है। तो आदमी उन्हें एक फाइल खोल के दिखाता है और उसे कहता है कि उसके पिता की एक वसीयत है। उसके पिता ने ऑरिजिन कोस्ट में एक लैंड खरीदा था और जय के नाम को हॉबिट्स में बुलाया करते थे। वो बेन को जय की चाबी भी देता है और उससे कहता है कि वो जो चाहे उस लैंड के साथ कर सकता है, कि वही आखिरी वंशज है जो कि इसका हकदार है। बेन उससे कहता है कि उसके पिता की मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी, तो वो उससे कहता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ कहा था। उसके पिता और उसकी बड़ी बहन उसी कोस्ट में कहीं खो गए थे और किसी को नहीं पता चला कि आखिर वो कहाँ गए। वो उसे एक पुराना न्यूज़पेपर भी दिखाता है जहाँ पे उसके पिता की तस्वीर थी और उसके साइड में लिखा था कि उसके बहन और उसके पिता एक वॉयलेंट स्टॉर्म के दौरान गायब हो गए। ये देखकर बेन समझ जाता है कि उसकी माँ ने उसे झूठ कहा था, क्योंकि वो उन्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी कि उसके पिता कहीं खो गए हैं। और जूल्स और बेन डिसाइड करते हैं उस जगह पे जाने के लिए ताकि वो देख सके कि वहाँ पे रहने लायक है या नहीं। अगले सुबह वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है। ये देखकर वो पैदल ही आगे जाने का फैसला करते हैं और जब वो जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो कैबिन बहुत ही पुराना है, जिसके ऊपर कुछ पौधे आ गए हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखता है। बेन जब उसके पास जाता है तो देखता है कि दरवाजे को किसी ने लकड़ी से बंद कर रखा है, तो वो लकड़ी को उखाड़ देता है और उसके बाद वो सभी अंदर जाते हैं, जहाँ वो उस घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा घर था। बेन को वहाँ पर अपनी माँ की जवानी की तस्वीर भी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी माँ यहीं पे रहा करती थी और वो जो वकील कह रहा था वो सारी बातें सच हैं। इधर जूल्स जब पिछला दरवाजा खोलती है तो वो नजारा देखकर खुश हो जाती है और बेन को भी बुलाती है वहाँ पे उसे देखने के लिए। वो लोग देखते हैं कि वो ओशन के पास है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तभी उन्हें वहाँ पे एक वाटर टैंक नजर आता है, तो जूल्स उससे पूछती है कि ये क्या है। बेन उसे बताता है कि पुराने लोग अक्सर ऐसे टैंक बनाया करते थे, तो जब भी बारिश होती थी वो वाटर को स्टोर कर लेते थे, खोद दिया करते थे ताकि वो पानी इसमें जमा हो सके। वो करीब 100 फुट अंदर पाइप भी डालते थे ताकि अंडरग्राउंड वाटर भी वहाँ पर आ सके। बेन उससे कहता है कि वो अंदर जा रहा है ताकि वो पानी को दोबारा से शुरू कर सके, और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो टैंक पूरा सूखा पड़ा हुआ है, जिसकी मरम्मत उसे करनी होगी ताकि पानी वहाँ पर आ सके। उसके बाद वो सभी अपने सामान गाड़ी से ले आते हैं और घर में रहना शुरू कर देते हैं। जूल्स को बेन की माँ की फोटो मिलती है जिसमें उसकी बहन भी थी, और जब वो साफ सफाई कर रही होती है तो उससे कुछ पुराने अखबार मिलते हैं, जिसे पढ़ के वो हैरान हो जाती है और बेन को इस बारे में बताती है। वो पेपर्स रिपोर्ट्स होते हैं उसके पिता और उसकी बहन के, क्योंकि उस एरिया में ड्राउन होकर मर गए थे, लेकिन उसकी माँ ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आती है जिससे वो डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हवा की वजह से वो आवाज आई होगी। रिया उनके पास आती है और उनसे कहती है कि उसे नींद आ रही है, तो वो दोनों उसे कहते हैं कि वो अपने रूम में जाके सो जाए। जब रिया वहाँ से जा रही होती है तो उसे वाटर टैंक से कुछ आवाज आती है, जहाँ कुछ देर बाद उसकी माँ आके उसे कहानियां सुनाती है ताकि उसे जल्दी नींद आ सके। रिया को फिर भी नींद नहीं आती क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके घर में कोई मौजूद है। जूल्स को बेन की माँ की डायरी भी मिली हुई होती है, तो वो उसे बेड पे लेके जाती है और वो दोनों उसे पढ़ने लगते हैं, जहाँ उसकी माँ ने अप्रैल 27, 1946 के दिन लिखा था कि वो लोग वहाँ पे पहली बार रहने के लिए आए थे ताकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। उसके पति ने एक आदमी को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो वाटर टैंक बना सके, और जब वाटर टैंक उसने बनाया था वो बहुत ही गहरा था और स्प्रिंग वाटर वहाँ पे आता था और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। हर दिन उनके घर में कोई एक रिपोर्ट भेजा करता था, मानो कोई उन्हें आगाह करना चाहता हो कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। एक दिन उसके पति वाटर टैंक में गए थे लेकिन तब से वो वापस नहीं आए और उसकी बेटी भी अचानक गायब हो गई थी और उसे पता नहीं चल पाया था कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए, इसलिए वो वहाँ से हमेशा के लिए दूर चली गई। बेन को पढ़ के बहुत बुरा लगता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके पिता गायब कैसे हो सकते हैं। बेन को सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने उससे ये सब छुपाया था। इधर ये जब सो रही होती है तो उसे सीलिंग से कुछ आवाज आती है, मानो उसे छत के ऊपर कोई चल रहा हो। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके बेड के नीचे कोई मौजूद है, और जब वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसे फ्लोर के अंदर से कुछ आवाज आती है जिससे वो डर जाती है और अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसके रूम में कोई है तो वो चल के वहाँ पे देखें। उसकी बात मान के बेन और जूल्स वहाँ पर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। बेन जब नीचे जाता है तो देखता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है और वाटर टैंक को भी खुला हुआ पाता है, जिसे वो बंद कर देता है। इधर जूल्स जब अंदर होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो लालटेन लेकर बाहर जाती है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। तभी बेन वहाँ पर आता है और वो दोनों अंदर जाते हैं सोने के लिए। अगली सुबह जूल्स जब उठती है तो देखती है कि बेन अपने बेड पे नहीं है, इसलिए वो नीचे जाती है उसे ढूंढने के लिए। वो शहर में पहुंचती है जहाँ बेन जनरेटर को ठीक कर रहा था ताकि उन्हें लाइट मिल सके। वो जनरेटर को चालू कर देता है और उसे बताता है कि अब उनका फ्रिज भी चालू हो जाएगा। उसके बाद वो उससे कहता है कि अब वो वाटर टैंक को ठीक करेगा ताकि उन्हें पानी मिल सके। वाटर टैंक के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक स्टीयरिंग दिखता है, जिसे जब वो घुमाता है तो वहाँ पे पानी आने लगता है।
उसके बाद वो थोड़ा और अंदर गहराई में जाता है जहाँ पे उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है, जिसे उठा के वो अंदर ले आता है ताकि वो उसे अपनी बीवी को दिखा सके। जब वो जूल्स को दिखाता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वैसा जीव कभी देखा ही नहीं था। उस जीव की बॉडी काली थी और वो एक छोटा बच्चा था और उसके दांत बहुत ही पैने थे। उसके शरीर पर ढेर सारा लार्वा लगा हुआ था और ये देखकर उसकी बीवी कहती है कि शायद ये कोई एम्फीबियन है जो ये पानी में रहता है, लेकिन ऐसी प्रजाति उसने आज तक नहीं देखी है। उसके बाद वो जानवर को फेंक देते हैं। फिर उनका डॉग टैंक के पास होता है और वो अंदर देखकर भौंक रहा होता है, मानो कि उसने अंदर कुछ देख लिया हो। रिया भी वहीं पर मौजूद होती है और वो टैंक के अंदर झांकती है जहाँ उसे एक क्रीचर नजर आता है जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। जब उसके माता पिता वहाँ पर आते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि उसने एक विशाल क्रीचर को टैंक के अंदर देखा है। इस उनके बहन उस टैंक का ढक्कन लगा देता है और उसे कहता है कि उसने जरूर किसी मछली को देखा होगा। तभी उनके घर में एक लेडी आती है जिसे उस बूढ़े आदमी ने भेजा था ताकि वो जान सके कि उन्हें घर बेचना है या यहाँ पे रहना है। वो उनसे बात करती है तो वो उससे कहते हैं कि उन्हें अभी और सोचने का टाइम चाहिए, ये घर उन्हें पसंद आ रहा है और उनकी फैमिली यहाँ पर रह सकती है। वो लेडी उनसे कहती है कि उनका जो भी डिसीजन वो उन्हें कॉल करके बता दे और उसके बाद वो अपनी कार की तरफ जाने लगती है जो कि उसने दूर पार्क करी हुई थी। जब अपनी कार के पास पहुंचती है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है और जब वो झाड़ियों के अंदर देखने जाती है कि वहाँ पे क्या है तो एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और उसे खींच के अपने साथ ले जाता है, जिससे उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। वो उसे बुरी तरह काट खाता है जिससे उस लेडी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद क्रीचर जोर से गुर्राता है जिसके बाद जो सुन लेती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो बेन को इस बारे में बताती है तो वो दोनों नीचे जाते हैं देखने के लिए। जो जब खिड़की में टॉर्च मारती है तो उसे वो क्रीचर नजर आता है जो कि उसकी खिड़की से झांक रहा था और ये देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। लेकिन बेन जब वहाँ पर आता है तो देखता है खिड़की के पास कोई भी नहीं है। जो समझाने की कोशिश करती है कि उसने वहाँ पे किसी को देखा था, तो बेन उससे कहता है कि सिर्फ उसका वहम होगा और कुछ भी नहीं। और इसलिए उनका जनरेटर बंद हो जाता है तो बेन फिर से उसे स्टार्ट करता है और उसके बाद जब वो पानी ऑन करता है तो देखता है कि वहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा। ये देखकर वो वापस से टैंक में जाता है उसे फिक्स करने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि उनकी पाइप के अंदर कुछ अटका हुआ है। जब वो निकालता है तो वो एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर एक पुराना नेकलेस लटका हुआ था। तभी उसे वहाँ पर एक मरा हुआ रैबिट भी नजर आता है जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा था और उसकी लाश को लेकर वो ऊपर आता है और अपनी बीवी को दिखाता है। उसे कहता है कि उसे वहाँ पे एक और चीज मिली और जब वो उसे देखती है तो उससे कहती है कि उसे पता है कि ये किसका है। उसे लेकर अंदर जाती है और उसकी बहन की तस्वीर दिखाती है और उसे कहती है कि ये नेकलेस उसकी बहन का है क्योंकि शायद इस टैंक के अंदर ही ड्राउन होकर मारी गई होगी। वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए बेन उससे कहता है कि वो गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है ताकि वो पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुला सके। वो गाड़ी वहाँ से निकलता है और जूल्स अपनी बेटी के साथ कहानियां पढ़ने लगती है। बेन जब आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे उस लेडी की गाड़ी नजर आती है जिसे उस क्रीचर ने मार डाला था। उस गाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है और वो देखता है कि उस गाड़ी के ऊपर खून लगा हुआ है। उस खून का पीछा करते हुए जब आगे जाता है तो उसे उस लेडी की लाश नजर आती है जिसे उस क्रीचर ने आधा काट रखा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, इसलिए उस लेडी की गाड़ी में जाता है जहाँ पे उसे एक रेडियो मिलता है। वो रेडियो को ऑन करके वहाँ पे मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। इधर जूल्स अपनी बेटी के साथ अकेली होती है तो उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और जब वो नीचे जाती है तो वो किसी के कदमों के निशान को देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उनके घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो चाकू उठा लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तभी उसे वहाँ पे बेन की माँ की आधी फटी हुई डायरी मिलती है जिसके पन्ने उठा के वो पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ क्रीचर्स रहते हैं जिन्होंने उन पे हमला किया था, जिसकी वजह से उसके पति और उसकी बेटी मारे गए थे और इसी वजह से वो यहाँ से भाग निकली थी। तभी एक क्रीचर जूल्स के सामने आ जाता है तो वो उसे लॉक कर देती है और उसके बाद वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जाती है। तभी बेन वहाँ पर आ जाता है और जूल्स से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे बताती है कि उनके घर पे अटैक हुआ था और वो क्रीचर वापस आते ही होंगे तो उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो उसे उसकी माँ की डायरी में दिखाती है जिसे पढ़ के बेन हैरान हो जाता है और वो जूल्स से कहता है कि वो अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहा है, तब तक वो सामान पैक करे ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल सके। इधर एक पुलिस वाला उस गाड़ी के पास आता है क्योंकि उसने रेडियो पे वो आवाज सुन ली थी, लेकिन जब वो गाड़ी रुकता है तो एक क्रीचर उसकी गाड़ी में घुस आता है जिन्हें उसको काट खाता है जिससे उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। तभी बेन वहाँ पे आ जाता है और सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बेन तुरंत घर में आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि उसे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ पे क्रीचर एग्जिस्ट करते हैं। बेन उससे कहता है कि उस वाटर टैंक में वो क्रीचर रहते हैं और वो उन क्रीचर्स को जान से मार डालेगा। वो मिट्टी का तेल लेके नीचे जाता है ताकि वो उन क्रीचर को जला के मार सके और जब वो उस टैंक के अंदर पहुंचता है तो उसे उस पुलिस वाले की लाश दिखती है, लेकिन तभी क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। लेकिन किसी तरह बेन वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर जूल्स और उसकी बेटी के पास भी कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं। तभी क्रीचर उसकी बेटी को खींच के अपने साथ टैंक के अंदर ले जाते हैं और जूल्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोक पाती। उसके बाद वो बेन के पास जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था और वो उससे कहती है कि वो उसका इंतजार करे, वो अपनी बेटी को बचा कर लाएगी। वो मशाल जलाती है और उसे लेकर वाटर टैंक में जाती है जहाँ क्रीचर उस पर हमला करते हैं, लेकिन एक एक करके वो उन्हें जान से मार डालती है। वो अपनी बेटी को उनके चंगुल से बचा लेती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पे कई सारे और क्रीचर्स मौजूद हैं। वो उन क्रीचर के सामने आग फेंक देती है और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलती है और शिकार में छुपने के लिए कहती है ताकि वो अपने पति को वहाँ पे ला सके। फिर वो बेन के पास जाती है और उसे उठाकर कार के पास ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक क्रीचर उसकी गाड़ी के ऊपर आ बैठा है जो कि उसकी बेटी को खाना चाहता है। वो बेन को गाड़ी में बैठाती है और वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एक क्रीचर उनकी गाड़ी में आ जाता है जिसे बेन शूट कर देता है और वो गन उसने इंस्पेक्टर की जेब से पहले ही चुरा ली थी। उसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है और जब वो शहर पहुंचते हैं तो वो उस घर को बेच देते हैं क्योंकि अब वो और वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे। और उसे पता चल गया था कि आखिर बेन की माँ उस घर के बारे में उसे क्यों नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो उनकी जान खतरे में डालना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद उस लैंड को एक माइनिंग कंपनी खरीद लेती है जहाँ पे ढेर सारे वर्कर्स आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए और जब वो टैंक का ढक्कन खोलते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें टैंक तोड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी क्रीचर्स बाहर आकर उन पे हमला कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो